ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ये इन्फिल्ट्रेट करता है या पेनिट्रेट करता है। अनफॉर्चुनेटली ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें म्यूटेबिलिटी की सलाहियत यानी अपने आप को चेंज करने की सलाहियत जो कोर प्रोटीन होता है जिस पे ये वायरस डिपेंड करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी तक काफ़ी काम हो रहा है, बट स्टिल अंडर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम प्योर हेल्थ चैनल। आज हमारा टॉपिक है एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस। ये बहुत इमर्जिंग टॉपिक है क्योंकि काफ़ी अरसे से आप लोग भी सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी इसकी काफ़ी घन घरत चल रही है आजकल। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके वजूहात बताता हूँ और इसका करंट सिनेरियो बताता हूँ। तो होपफुली ये 1 से 2 प्रोग्राम हो सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये एम पॉक्स है क्या, इसके बैकग्राउंड क्या है और इसका एंड क्या है। एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स सन 1958 में सबसे पहले मंकी में डायग्नोस हुआ, इस वजह से इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था और अब इसको मॉडिफाई करके एम पॉक्स कहा जाता है। एम पॉक्स बिलोंग्स टू ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ये इन्फिल्ट्रेट करता है या पेनिट्रेट करता है ह्यूमंस में, एनिमल्स में। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि एम पॉक्स 1958 में मंकी में डायग्नोस हुआ, उसके बाद 1970s में ये ह्यूमन में डायग्नोस हुआ और ये सब कुछ जो हो रहा है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो रहा है अभी तक। उसके बाद मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं इसके। 2012 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 1996 में क्या हुआ। इस हवाले से ये पूरा एक चार्ट है जो मैं आपको अभी डिस्प्ले हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी जो स्कीमिंग है ये क्या हुई है 1958 से लेकर 2024 तक। 2022 में आपने सुना होगा कि एम पॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और तमाम अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बुरी तरह फैल गई थी और बाकी दीगर ममालिक में भी ये काफ़ी हद तक फैली थी, लेकिन इसका वो थ्रेशोल्ड नहीं था जो कि कोविड-19 का थ्रेशोल्ड था फैलने का, और इसका फैटेलिटी रेट यानी डेथ रेट भी काफ़ी कम था। 2022 में ये आया, फिर इसकी इरेडिकेशन भी हो गई ऑलमोस्ट। वैक्सीन आई नहीं आई, लगी नहीं लगी, उसका कोई अभी तक ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये कवर हो गया था, इसलिए ये मामला सेटल डाउन हो गया। लेकिन बैक एंड पे या बैक स्टेज आप कह लें तो ये इसकी वैक्सीनेशन पे काम होता रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें म्यूटेबिलिटी की सलाहियत यानी अपने आप को चेंज करने की सलाहियत जो कोर प्रोटीन होता है जिस पे ये वायरस डिपेंड करता है, ये बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता है यानी चेंज हो जाता है। तो अगर आप एक वायरस की एंटीडोट बना भी लेते हैं तो अगर वो उसने अपने आरएनए को यानी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड को मॉडिफाई कर लिया है तो फिर वो जो स्पेसिफ़िक प्रीवियस जो स्टेबल आरएनए था उसके हिसाब से जो वैक्सीन बनी थी वो इस मॉडिफाइड आरएनए के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगी, तो इट बिकम्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो इसमें अभी तक काफ़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी तक काफ़ी काम हो रहा है, बट स्टिल अंडर वे है। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया और विद बैकग्राउंड एम पॉक्स का। एम पॉक्स क्या है, कितना डेडली है, ये अभी तक कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो भी एक्सपोजर हुआ है 2022 में एक मेगा एक्सपोजर हुआ था, उसके नतीजे में भी बहुत ज़्यादा फैटेलिटीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अब जो क्लेम कर रहे हैं कि ये एक डेडलियर वेरिएंट है जिसमें फैटेलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, ऑल्दो कि अभी तक आज 21 अगस्त 2024 है, अभी तक कोई ऐसी ख़ास डेवलपमेंट नहीं आई विद रिस्पेक्ट टू फैटेलिटीज़। एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वरना फिर ये शायद अगर मैं गलत ना कहूँ तो ये कोविड से भी
एक ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो सकती थी। फ़िलहाल तो ये 14 अगस्त 2024 को मैं आपको बताता चलूँ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की विद रिस्पेक्ट टू एमपॉक्स वायरस स्प्रेड। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो ये फैल ही चुका है, और अब स्वीडन में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पाया जाने लगा है। अच्छा, अब इसकी बात ये है कि ये पाया जाने लगा है क्या मतलब ये डिटेक्ट हुआ है इन लेबॉर्ट्री। इसका टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, और जिसकी वजह से अभी तक इस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। एंड वी डोंट नो कि ये जो अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आए हैं नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के, कि वो किस हद तक सही हैं, क्योंकि जब आप तशख़ीस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, केसेस को कैच करेंगे, तभी आप कह सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। और ये बड़ा ट्रिकी से इसके सिम्टम्स होते हैं एमपॉक्स के। एक जो क्लासिकल फ़ीचर है, जो आप लोग तस्वीर में भी देखते होंगे कि स्किन पे जो है नोड्यूल्स निकल आए, बंच ऑफ नोड्यूल्स, और बहुत ही प्रोमिनेंट नोड्यूल्स। वो नॉट नेसेसरी कि हर एक में एक जैसी प्रेजेंटेशन हो, कुछ लोगों में ऐसी हो सकती है। तो ये मोस्ट लाइकली जो सहारन कंट्रीज़ है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़, उसमें तो ज़्यादातर ये प्रोमिनेंट है। लेकिन ये जो अभी केसेस दीगर ममालिक में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं है ये फ़ीचर। अदर दैन दैट, अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, खांसी, सुस्ती, लिथार्जी, और गदूद जो हैं वो बड़े हो जाना। वो गदूद किसी में बहुत मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से बड़े भी हो सकते हैं, जिस्मानी गदूद, तो उसको हम क्लासिकल फ़ीचर नहीं कह सकते। हाँ, क्लासिकल फ़ीचर स्किन पे जो नोड्यूल्स आते हैं वो क्लासिकल फ़ीचर है एमपॉक्स। माइनर रैशेज़ आ सकते हैं स्किन पे, वो डेंगू में भी आते हैं, मिसलिनियस वायरस में भी आते हैं। तो इसको कैच करना इनिशियली बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इसका जो लेटेंट पीरियड है, यानी जिसमें ये ह्यूमन में पेनिट्रेट करता है, फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ऑर्गेनाइज़ करता है, मैच्योर होता है, वो पीरियड जो है लेटेंट पीरियड जिसको कहते हैं 5 से 21 दिन है। यानी आपको कुछ भी नहीं हो रहा, बॉडी ओके चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो वायरस अपनी एंट्री दे चुका है और वो बैक स्टेज पे अपना सारा काम असेंबली कर रहा है और मैच्योरेशन कर रहा है। पोस्ट 21 डेज़ या एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज़ पे भी जो है वो आपको फिर ये अलामतें आना शुरू हो सकती हैं जो मैंने बताया, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकें, मतली, नौज़िया वगैरह, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, सुस्ती, लिथार्जी, किसी किसी को लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाना, गदूद का गिल्टी बन जाना, ये हो सकता है। और को बहुत ही ज़्यादा मैसिवली इन्फेक्टेड हुआ तो वो स्किन नोड्यूल्स भी उसको अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ये इस रीजन में अभी तक ऐसा देखा नहीं गया, जो भी पेशेंट्स अभी कॉर्डन ऑफ हुए हैं उसमें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब आप ये 25 तकरीबन 2 से सवा 2 हफ़्ते का पीरियड है, ये खामोशी से गुजर गया। उसके बाद जो इन्फेक्शन पीरियड है, यानी जो मैनिफेस्टेशन पीरियड है, वो आपका 2 हफ़्ते का होता है, और इसमें आप अलामती दवाएं लेते हैं, कोई ख़ास एंटीवायरल वगैरह अभी तक है नहीं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर आप को हो के भी गुजर जाता है तो आपको पता नहीं चलता। ट्रीटमेंट के हवाले से मैं थोड़ा सा अभी ये डायग्नोसिस के बाद बात करूँगा कि अभी इस पे क्या काम हो रहा है और कितनी चीज़ें अभी इसमें आना बाकी हैं। डायग्नोसिस के हवाले से मैं आपको बता दूं, सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। डायग्नोसिस का ये तरीक़ाकार है कि जैसे कोविड-19 का जो है नेज़ल स्वाब या थ्रोट स्वाब लेके PCR टेस्ट किया जाता था, उसका भी इसी तरह होता है। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमारे साउथ ईस्ट रीजन में इसका कोई ख़ास सेटअप बना है। हाँ, एक्सक्लूसिवली एयरपोर्ट्स पे इसके हवाले से काफ़ी काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिव काम। अदर दैन दैट और कोई ब्लड सीरोलॉजी वगैरह से अगर आप इसको डायग्नोस करना चाहें तो मुमकिन नहीं है। और स्किन पे जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जो नोड्यूल्स बनते हैं, उसका स्वाब भी हो सकता है। और ये स्वाब भी बड़े टेक्निकल हैंड्स में अगर ये होगा, एनालाइज होगा तो ही सही रिपोर्ट मिलेगी, वरना अदरवाइज़ इसमें भी फेलियर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी वायरस है। फ़िलहाल तो मैं आपको इतना ही अभी ये इस प्रोग्राम तक कंक्लूड करता हूँ, जिसमें मैंने आपको एमपॉक्स, मंकी पॉक्स वायरस की बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसके जो
कॉजेज़ हैं वो मैंने बता दिए हैं। ट्रांसमिशन के हवाले से जो लोग बात करते हैं वो मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, ट्रांसमिशन कैसे होती है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो ट्यून इन रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।